नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आपका विषय है 12th क्लास में हिंदी, आप या तो साइंस से है या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से है या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है, तीनों स्ट्रीम के बच्चों को क्लास 12th का जो हिंदी है वो सबका सेम ही होता है। सबके लिए 100 नंबर का जो आपकी तैयारी है सेम बुक से होगा, सेम तरीके से। तो आप तीनों स्ट्रीम के बच्चे होंगे, आप इस क्लास को देखेंगे, बेहद ही आपको लाभ होगा। एग्जाम में अधिक से अधिक आप स्कोर जो है वो कर पाएंगे, है ना। तो अब इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर के आए हैं जो अलग अलग आपके गद्य खंड के चैप्टर से है। लेकिन अगर आपको लगे कि सर टॉपिक वाइज करा दे तो वो भी हम लोग करा देंगे। फिलहाल अपने अनुभव के आधार पे अपने तरीके से जो क्वेश्चन आपको कराएं, जो बार बार बोर्ड परीक्षा पूछ रही है, तो उस तरह के अभी 10 क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी जो भी आप लोगों का कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग अगले क्लास में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, फटाफट से उत्तर देंगे। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, 15 नवंबर 1907 को, 10 मार्च 1935 को, या फिर 10 सितंबर 1910 को। ये हिस्ट्री के विद्यार्थी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चूंकि इस तरह के जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी में अगर हम बात कर ले, हिंदी साहित्य में, तो गद्य खंड में ये एक भाषण है, आप सब पढ़े हो कि ये इनके द्वारा जो लिखा गया संपूर्ण क्रांति है वो एक भाषण के रूप में आप पढ़ते हो, जहां से एक क्वेश्चन हम लेकर के आए। लेकिन अगर आप इनके जीवन के व्यक्तित्व को देखेंगे तो इनका कहीं ना कहीं भारत की आजादी में भी योगदान होने के कारण हिस्ट्री से भी जुड़ेगा, ठीक है। और आपका विचारधारा की बात कर ले तो समाजवादी विचारधारा के एक व्यक्ति जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ है, और कहां हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 11 अक्टूबर 1902 को याद रखेंगे। छपड़ा, जिसे आमतौर पे सारण को ही हम छपड़ा जो कहते हैं भाई, तो छपड़ा में ही इनका सिताब दियारा वाला जो इलाका है, सिताब दियारा में याद रखेंगे वही इनका जन्म होता है। सिताब दियारा में पढ़ाई करने के लिए ये आगे चलकर पटना में आते हैं। लेकिन जब ये पटना में आते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। और 1921 पूरे साल ये असहयोग आंदोलन जो है वो कायम रहा। और फिर कहते हैं कि फरवरी माह में, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, कि असहयोग आंदोलन को चौड़ी चौरा के बाद बंद कर दी गई 1922 ईस्वी में। तो फरवरी 1922 आने से पहले हम बात कर ले कि ये क्या करते हैं कि उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका चल जाते। इससे भी आपका सवाल आएगा कि उच्च स्तर के पढ़ाई के लिए जयप्रकाश नारायण कहां जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। पढ़ाई कंप्लीट नहीं होने के बावजूद भी वो भारत लौट आते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? इन सबसे सवाल आएगा। तो फटाफट से हम लोग सवाल के माध्यम से लगभग हिस्ट्री को, इस पूरे संपूर्ण क्रांति जो आपका एक टॉपिक है हिंदी साहित्य में, उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो यहां फिलहाल ऑप्शन सही है। अगले आप बातचीत वाला जब चैप्टर पढ़े हैं तो वहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है, बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में होती है, यह किसका मत है, यह कथन है? कौन ऐसा कहे कि असल बातचीत जो है केवल दो व्यक्ति के बीच में होते हैं? क्या प्लेटो कहे हैं, रूसो कहे, एडिसन कहे, या फिर मार्क्स कहे हैं, कार्ल मार्क्स, आप समझ सकते हैं। तो ये आप बातचीत वाले चैप्टर में पढ़े थे कि असल बातचीत जो है वो दो व्यक्ति के बीच में ही होती है। आखिर इस व्यक्ति को कुछ भी इस व्यक्ति से बोलना है तो ये अपनी दिल की बात कहेगा, फिर ये सुनेगा आराम से, फिर ये बोलेगा तो ये सुनेगा। और बाकी जब तीसरे व्यक्ति आ जाते हैं तो फिर ये बात की धारा जो है वो बदल जाती है। मतलब ये कह कौची बतिया हूं तू दोनों जी, अब ये लोग बात पलट देंगे, ना 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 कुछ नहीं, बात कुछ और बतिया रहे थे, जो ये अपना दिल के बात इनसे इजहार कर रहे थे, ये भी अपना दुख दर्द अपने दिल की बात कर रहे थे। और जब अगला आया तो लगा कि नहीं हम लोग की बात ही जान जाएगा, तो वो बात की धारा ही बदल देती है। तो तीसरे व्यक्ति के आने से बात की धारा बदल जाती है। और चौथे व्यक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि भाई चौथे व्यक्ति आते हैं तो अंगूठी में नग के समान हो जाते हैं। और जब 4 से अधिक अगर व्यक्ति हो जाए, 4 से अधिक बातें, तब तो एकदम माजा आ जाता है, राम रमौल हो जाता है। मतलब ये जेकर तेकर बात उठा करके पूरा होकर मजा जो है ये 4-5 आदमी मिल करके लेता है, सबको खूब एंजॉय आता है। अब भूख प्यास कहां गायब हो जाता है,
कुछ नहीं, एकदम लगता है हाँ हाँ खुला मन। तो ये 4 से अधिक व्यक्ति अगर मिलेगा तो राम रमौल हो जाएगा। लेखक ये सारी बातें लिखे हैं तो याद रखेंगे। फिलहाल के लिए सही जवाब एडिशन हो जाएंगे। एडिशन का ये कथन है कि असल तो बातचीत केवल 2 व्यक्ति के बीच में होती है। इन सब बात को ध्यान रखेंगे। आपको अपने दिल की बात बताना हो और 3-4 लोग हो तो कभी मत बताइए, ठीक है। लेखक इन सभी के ऊपर में बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचे, देखे, परखे, उसके बाद ही लिखे है। तो 2 व्यक्ति आप हो जो आप अपनी बात उनको सुनाए, वो आपको सुनाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है आपके लिए कि गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। ऐसे तो गुलेरी जी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था तीनों लिखे, लेकिन अब बताने हैं कि इसमें से 3 में से कौन एक ऐसा प्रसिद्ध है जिन्हें गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को काफी पॉपुलर बना दिए। फटाफट से आप बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और सबसे पहले अभी तक नहीं बोले लेकिन आपको याद दिला दे कि अगर आप सीरीज को लाइक नहीं किए तो इस क्लास को आप एक फटाफट से लाइक दे दीजिए। लाइक करने में समय नहीं लगेगा लेकिन उससे हमारी कहीं ना कहीं आपके और हमारे बीच का जो संबंध है वो एकदम घनिष्ठता वाला हो जाएगा, अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए बता दे तो उसने कहा था जो ये कहानी लिखे ना, ये सबसे ज्यादा इन्हें जो है वो पॉपुलैरिटी देने का काम उसने कहा था, जो कहानी है वही दिया। फिलहाल के लिए 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले तो काफी शानदार प्रश्न है ये आपका। जगदीश चंद्र माथुर जगदीश चंद्र माथुर को कौन को नहीं है कौन सा अवार्ड मिला। ऐसे तो इनको कई अवार्ड दिए गए हैं लेकिन इसमें से एक प्रसिद्ध अवार्ड जो इनको मिला है, क्या कालिदास अवार्ड मिला है, तुलसीदास अवार्ड मिला, कबीर दास अवार्ड मिला या सूरदास अवार्ड मिला। फटाफट से बताएंगे। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्हें शॉर्ट में आप पढ़ते हो शॉर्टकट में माथुर जी, तो माथुर जी को मिला कालिदास अवार्ड। तो ए ऑप्शन सही है। कमेंट करके ये भी बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, गद्य खंड के। लेकिन जिन विद्यार्थियों को बारीकी से तैयारी करना है तो आप कहेंगे तो अभी काफी टाइम है, तो आपके लिए हम जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज 13 चैप्टर गद्य खंड के हैं, तो उसको हर एक चैप्टर को एमसीक्यूज में जितने क्वेश्चन बनने होंगे सारे बना के आपके लिए कंप्लीट जो है वो नॉन स्टॉप इसमें VR एजुकेशन के एक प्लेलिस्ट हिंदी का बना हुआ है। टॉप BBI क्वेश्चन कर करके हिंदी का आप उसे देख सकते हैं, वहां से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। 28 सितंबर 1907 को, 10 मार्च 1910 को, और 15 जून 1901 को, या फिर 17 फरवरी 1908 को। तो भगत सिंह के जन्म की बात कर लेंगे तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और इसी 1907 ईस्वी की बात कर लेंगे तो इस समय कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में विभाजित हो जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल, है ना। तो इस तरह की बातें आती है, ध्यान में रखेंगे। और आगे चल के बड़े हो जाते हैं, अपना आइडियल लाला लाजपत को मानते हैं। इनके पूरे परिवार जो है वो लाला लाजपत को मानते हैं। लाला लाजपत से ये प्रभावित थे और आगे चल के लाला जी की जब हत्या हो जाती है तो उसी के एवज में आप सारी बातें पढ़े हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इनको जो है कि सजा हो जाती है। चलिए तो ये आपका ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अच्छा, भगत सिंह का निधन से भी सवाल आता है, कब हुआ था। तो सब जानते हो आप लोग, इनके निधन पर हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं ना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई थी। अगली बात है 6 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा के लिए किस देश में गए थे। देखिए शानदार प्रश्न है। आपको आज के क्लास की शुरुआती में ही बातें बताएं तो अगर जो बच्चे ध्यान पूर्वक केयरफुली तरीके से सुने होंगे वो आज के क्लास को एकदम सारे प्रश्नों को ठीक कर देंगे। तो फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बताएं, अमेरिका उच्च स्तर के शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे, बहुत कष्ट किए थे, वो बागानों में काम किए थे और वो बर्तन धोने का काम जो है वो भी किए थे। अपने पढ़ाई को पूरी करने के लिए बागान में काम करना पड़ा, मजदूरों के साथ काम किए थे। इसीलिए हम आपको बता दें कि मजदूरों के साथ जब काम किए थे तो जब भारत में लौट करके आए थे तो इनके दिल में, इनके हृदय में मजदूरों के लिए अपार प्रेम सने था। वो मजदूरों का दुख दर्द जानते थे और इनकी विचारधारा भी कहीं ना कहीं एक बागान में और अलग अलग गरीबी में जूझने के कारण ये गरीबों से इतना जुड़ गए कि इनकी जो विचारधारा था वो समाजवाद को था। ठीक है, चलिए तो गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखे थे। तो गुलेरी जी मुख्य रूप से 3 कहानियां लिखे थे। फिलहाल के लिए सही जवाब सी ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? जो व्यक्ति इतने प्रभावशाली हो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इतने लाखों की भीड़ इकट्ठे कर दिए कि जो ना तो उससे पहले भीड़ इकट्ठी हुई थी ना तो अब तक हुई है, तो भाई वो आदमी प्रभावशाली है और उनकी पत्नी हो जाएंगे प्रभावती। कई जगह पे इतिहास में भी कई जगह पे भी क्वेश्चन के रूप में पूछे हैं। आगे 12th जो पास करेंगे जीकेजीएस के रूप में आएंगे कि जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम क्या था। समझ रहे बात? और बाकी इनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान देने का काम की। इनकी पत्नी से रिलेटेड जीकेजीएस वाले सेक्शन में क्वेश्चन आप लोग आगे आइएगा तो वहां पे भी कराया जाएगा। ठीक है, आगे, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है। तो बातचीत में पढ़े कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण या दोष कुछ पता नहीं चलेगा। ये आदमी किस प्रवृत्ति का है, आप किसी से बात करेंगे तो वही पता चलेगा। ये आदमी गुस्सैला है। कई लोग ऐसे होते हैं कि चेहरा से दिखने में अरंगदार, गुस्सैला, मतलब बेकार के जैसे लगते हैं, जैसे ईगोदार व्यक्ति है, लेकिन जब बात करता है ना तो बंदा दिल का एकदम साफ रहता है। कई लोग बहुत दिल के साफ जैसे दिखते हैं, लेकिन बातें करेंगे तो धीरे धीरे पता चल जाएगा उनकी बातों से कि क्या क्या छिपा रहा है, कैसे छल बल वाली बातें कर रहा है, जो सच है उसको छुपा रहा है और जो झूठ है उसी को बयां कर रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये बात करेंगे ना तो उनका सही मायने में गुण दोष का पता चलता है। लेखक कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष का पता नहीं चलता है। चलिए, तो आज के लास्ट क्लास फटाफट से बताएंगे कि भगत सिंह किस विचारधारा के है। तो पहले बताएं कि भगत सिंह हो चाहे आपके लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी है, तो ये सब समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े व्यक्ति है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही होगा। कैसा लगा आपको? टॉप 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको कराए। अच्छा लगा तो लाइक आप हमारे लिए जरूर करेंगे। कमेंट करके बताएंगे कि सर यूं ही अलग अलग चैप्टर से आप कराते रहे या फिर चैप्टर 22 करना हो तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। और आप किस जगह से, बिहार के किस जगह से आप इस क्लास को देख रहे हैं। एक बात और कर देंगे, यहाँ हिंदी की जो क्लासे होते हैं गद खंड वाले, वो अदर बोर्ड के बच्चे ना देखे, केवल बिहार बोर्ड वाले बच्चे देखें, क्योंकि अलग दूसरे जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ग्रामर का सेक्शन अगर चलता है तो उनको इनसे बेहतर जानकारी मिलेगा। ठीक है, और उनके अपने बोर्ड में भी काम आएंगे। तो ग्रामर रहेगा तो ये थंबनेल के ऊपर में आपको हिंदी और व्याकरण जरूर लिखा होगा। और अगर केवल हिंदी है तो समझ जाइए कि गदखंड का ही सीरीज है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरीज से जुड़े रहे। और आप कहां से क्लास को देखते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं, हमें बेहद अच्छा लगता है। और हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो आर्ट्स वाले उनके लिए तो और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, तमाम आपका होम साइंस वगैरह सब आ रहा है। एक बात और करना चाहेंगे जाते जाते, हालांकि पहले बोलना चाहिए, मेरा नंबर आप लिखिए 8882 और 537 और 6551। बोलेंगे सर अपना नंबर क्यों लिखा रहे? जिन भाइयों को, जिन बहनों को अगर पीडीएफ चाहिए कि एक साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ मिले, बैच वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, एकदम कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए, तो आप चाहे तो 99 रुपया की राशि में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमारे यहां मैच कर ले, सारे सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, केवल 99 रुपया की राशि में इंग्लिश छोड़ करके सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, म्यूजिक सब्जेक्ट हो, ये सारे के सारे मिलेंगे। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।